बरसात का मौसम आते ही अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। आजकल सियासी हलकों में तब्दीली की बातें हो रही हैं। इस्लामाबाद में गूंज तो इमरान खान के इस्तीफे देने की है और मरकज में तमाम जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बात भी हो रही है। पर असल तब्दीली पंजाब से शुरू होनी है। तजियाकार और सहाफ़ी शर्त लगा रहे हैं कि बुज़दार के इक़्तिदार के दिन खत्म होने वाले हैं। वज़ीर आला का ताज परवेज़ लाई के सर पर सजेगा या फिर तहरीक इंसाफ में से अलीम खान, असलम इकबाल, हाशिम जवाब बख्त और मोहसिन लगारी के नाम दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अफवाहें अक्सर हकीकत में तब्दील हो जाती हैं। एक अफवाह ये भी है कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को इन हाउस तब्दीली लाकर वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। गोया ये प्लान पुराना है, पर क्या तब्दीली पंजाब से शुरू होकर इस्लामाबाद तक पहुंचेगी या फिर वहीं रुक जाएगी? इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म ही रहेंगे या तब्दीली की लहर में सब कुछ बह जाएगा, या कि सब कुछ वज़ीर आज़म को डराने के लिए किया जा रहा है क्योंकि वो डट कर बुज़दार के पीछे खड़े हैं। हालांकि बुज़दार साहब की कारकर्दगी से हुकूमती वज़रा भी नाखुश हैं और वो इस बात का इतराफ़ खुलकर कर चुके हैं। अगर पार्लियामेंट में तब्दीली लानी है तो नून लीग के बगैर नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, बरसात का मौसम है और अफवाहों का बाज़ार इस वक्त गर्म है। हमारे साथ हैं जनाब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, एक बड़े ही ख़ास मेहमान हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इलेक्शन 2018 के इंतखाबात पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी के मेंबर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज साहब, और आपको सेहतयाब देख के बड़ी खुशी हुई, इसलिए चूँकि बहुत कम लोग जानते हैं कि आप भी कोरोना वबा से मुतासिर हो चुके हैं और अब सेहतयाब भी हो गए हैं। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं फुली रिकवर कर गया हूँ। इसमें मेरे दोस्तों की, मेरे चाहने वालों की, मेरे भाई बहनों की, सबकी दुआएं शामिल हैं और आपकी भी बेटे नेक ख्वाहिशात शामिल हैं। शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब भी सेहतयाब हुए, फिर हमने और भी दीगर सियासतदानों को देखा, वो भी कोरोना वबा से मुतासर हुए। शहबाज शरीफ साहब को तो आया था आर्मी चीफ साहब का फ़ोन, उन्होंने भी उनका हाल दरियाफ़्त किया। आपका भी हाल दरियाफ़्त किया उन्होंने? जी, मुझे जरदारी साहब का फ़ोन आया था, मुझे बिलावल साहब का फ़ोन आया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब का फ़ोन आया था, शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन आया था, अपना हाजी बिलोर साहब का फ़ोन आया था, मियाँ इफ्तिखार साहब का। लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, वेल अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू, आपने हमारा इंट्रोडक्शन तो सुन ही लिया होगा कि अफवाहों का जो इस वक्त बाज़ार है वो गर्म है, मगर पाकिस्तान में अफवाहें जो हैं बड़ा कम अरसा लगता है और वो हकीकत में भी बन जाती हैं। आपका नाम आ रहा है, सैर फहरिस्त है वज़ीर आज़म के हवाले से, और कहा जा रहा था कि ये एक फ़ैसला हो गया है पिछले साल नवंबर के अंदर कि आपको बतौर वज़ीर आज़म एज अ कंसेंसस प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे सेंटर के अंदर और फिर तब्दीली होगी पंजाब के अंदर। तो अब क्या हवाओं का रुख बदल गया है, तब्दीली पंजाब से शुरू होगी? देखें, ये जो अफवाहें हैं ना, ये तो जो अफवाह ये ऐसी उड़ाते हैं ना कि जी मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, ये मेरे से दुश्मनी करते हैं। मैं एक पार्टी डिसिप्लिन में हूँ, मेरे लीडर मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं और मैं एक दायरे के अंदर हूँ, डिसिप्लिन अपनी जमात के। तो ये चीज़ें कह देना कि जी फैसला हो चुका है, ये अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है, मगर ये ऐसी अफवाहें उड़ा के ये मेरा ख्याल है सिचुएशन ख़राब की जाती। और फिर मैं आपको ये बताऊं कि ऑपोजिशन की जमातें, हमने तो हम कभी -1 की बात सुनते हैं, ऑपोजिशन ने तो कभी -1 की बात नहीं की। ऑपोजिशन ने जो भी है वो ये कहा कि जी हम आइन के दायरे में रख के अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। हमने तो इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश भी कोई नहीं की कि हम लॉबी करते हैं कि जी अब इस वक्त मेंगर साहब वहां से निकल गए हैं, कुछ पीटीआई के दोस्त नाराज हैं, तो हम इंडिविजुअली जाके हर एक से लॉबी करें और इस वक्त बजट है तो इसमें हम इनको गिराने की कोशिश करें। हमने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की। इसमें जो सारा कमाल है ये पीटीआई का अपना कमाल है कि वो जितनी खूबसूरती से जो नए कैंडिडेट्स बने हुए हैं, जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को डिसलॉज करके खुद बन जाएं, ये उन लोगों का किया कराया है। ये वो लोग हैं जो खुद बौखलाहट का शिकार हैं और बौखलाहट के शिकार में वो कभी घबराते हैं कि -1 हो जाएगा या इन हाउस चेंज हो जाएगा। हम तो इन हाउस चेंज का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम तो यही एक बात बार बार दोहराते हैं
कि इस सारी चीज़ों का हल एक फेयर और फ्री इलेक्शन है, वो हल हमें नज़र आता है। हमें तो और कोई हल नहीं नज़र आता। मगर अगर इनको लोग सपोर्ट करते हैं, अगर ये जो नई तब्दीली जो इन्होंने नारा लगाया था और इन्होंने अपने सारे वादे तकरीबन मेरा ख्याल है 99% वादे तो इन्होंने पूरे कर दिए हैं। गैस के ऊपर से टैरिफ हट गया है, टैक्सेस हट गए हैं, पेट्रोल के ऊपर से टैक्सेस हट गए हैं, बिजली की कीमतें सस्ती हो गई हैं, रुपी बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है और डॉलर जो है वो अब फिर 100 रुपए की सतह पे पहुंच जाएगा। इन्होंने हर शोबे में इतना कमाल करके दिखाया कि अब ये लोग खुद ही फैसला करेंगे कि क्या ये परफॉर्म कर सके या नहीं कर सके। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये कर लें तो मुल्क की बेहतरी कर लें। जी, जब आप कहते हैं कि हम इन हाउस तब्दीली नहीं चाहते, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं। चूँकि आपने ये कहा है और आपके पार्टी मेंबरान ने ये कहा है, शायद खाकान अब्बासी साहब बिलखुसूस कहते रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को अब जाना होगा। जब वो जाते हैं तो ज़ाहिर है तब्दीली तो आएगी, चूँकि ये मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। जब आप कहते हैं हम गैर जमहूरी तब्दीली नहीं चाहते, तो फिर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने के लिए कौन से जमहूरी हरबा आप इस्तेमाल करेंगे? देखें, अगर तो आप इन हाउस की बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा बनेगी या पीपल्स पार्टी या एमएमए बनेगी जिनसे हमारे क्लोज कोऑर्डिनेशन है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी में ये डिस्कशन भी नहीं हुई, हमारी जमात में सीनियर लेवल पे भी डिस्कशन नहीं हुई कि हम किसी ऐसी मूव का हिस्सा बनेंगे कि वो हमें गवर्नमेंट दे दें, अपोजिशन के मेंबरान को गवर्नमेंट दे दें और पीटीआई के कुछ लोग तोड़ दें। हम इसका हिस्सा नहीं है। अगर पीटीआई खुद अंदर से खुद ही कुछ चेंज करना चाहती है तो वो जाने, उनका काम जाने। मगर आप ये देखें कि वक्त तो ऐसा मुझे आता हुआ नजर आ रहा है कि जब खुदा न खास्ता लोग खुद ये डिमांड करेंगे कि हम महंगाई में पिस गए हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिस तरफ हालात जा रहे हैं, मुझे एक सेक्टर बता दिए जहां इनकी कामयाबी हुई है। एक भी ऐसा सेक्टर नहीं। मगर जब लोग डिमांड करेंगे तो जाहिर है नहीं होती। आप भी तो जी, मगर आप भी तो लोगों के नुमाइंदे हैं ना। अब देखिए, तब्दीली की जो बात हो रही है, पाकिस्तान में क्यासा-राइयाँ होती हैं, मगर क्यासा-राइयाँ भी इसलिए होती हैं और अफवाहें भी इसलिए फैलती हैं क्योंकि यहाँ पे अंदरखानी बहुत कुछ होता भी है। अब ये बात हो रही है कि तब्दीली पंजाब से होगी और यहाँ पे एक नए वज़ीर आला का मुंतखब होंगे, चाहे वो परवेज़ लाही साहब हों या कि और 4 नाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से ही आ रहे हैं। तो आपका क्या समझते हैं कि क्या तब्दीली की हवाएं पंजाब से उठेंगी? अब आपका भी काफ़ी अरसा हो गया है, आप सियासतदान रहे हैं, आपने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की है, लाहौर शहर के आप रहने वाले हैं, आप तक भी कुछ ना कुछ अफवाहें तो आती हैं। जी देखें, जो आपने कहा ना कि चीफ मिनिस्टर तब्दील होते हैं, जरूर करें चीफ मिनिस्टर। इसमें आपने अलीम खान साहब का भी नाम लिया था। उनके एक्टिव केसेस एफबीआर और नैब में पड़े हैं। ये गवर्नमेंट देर होने की, चेंज होने की बात है, वो एक्टिव हो जाएंगे और वो फुल प्रूफ केसेस हैं। तो आप कैंडिडेट्स को उसको जरा शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए। दूसरा देखें, ये बातें कब होती हैं कि जी इन हाउस चेंज हो रहा है, ये बातें कब होती हैं? वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट इंसान है, मगर ये मैं वैसे जनरल कमेंट कर रहा हूँ। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं एक चीज़ तो आप भी ये मानेंगी कि जब कहीं किसी का फेलियर हो रहा होता है तो तब इस तरह की बातें होती हैं और वो उनकी जमात से ही हो रही हैं। ये नहीं कि ऑपोजिशन कह रही है कि जी इनको कल गिरा देना है और इमरान खान साहब के हमने करना होता तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं शुरू किया। हम चाहते तो लोगों दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लॉबी करते, मेंबर्स से करते, हमने वो नहीं किया। ये बातें तब होती हैं जबकि एक हुकूमत फेल हो रही होती है या फेल हो गई होती है, तब ये बातें शुरू हो जाती हैं कि जी अब गुजारा नहीं हो रहा, इस तरह चलेगा तो हालात खराब हो जाएंगे, इस तरह चलेगा, इमरान खान साहब नहीं चला सकेंगे। कि ये भी बात सामने आई और ये बात तो ये भी सामने आई और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात की गई और कहा गया, उनको कोट किया गया और कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि किसी किस्म की भी तब्दीली आए, इन हाउस चेंज की बात हो, बल्कि वो इसी पे रजामंद नहीं थे कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला बने।
और वरना बातचीत जो है वो मुकम्मल हो गई थी। मैं आपसे दो टोक अल्फाज में पूछना चाहती हूँ, आप मियां नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अगर कोई तब्दीली आती है चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो सेंटर में हो, क्या उसका हिस्सा नून लीग बनेगी? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून, और मैं पीपल्स पार्टी की भी बात करूंगा, वसूख से कहता हूं जो हमारी उनसे गुफ्तगू होती है, और एमएमए की भी, मेरा ख्याल है कि हम लोग, और एएनपी के भी जो मेंबर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम उस तब्दीली का हिस्सा हम होंगे, अपोजिशन की जमातें, और ख़ास तौर से मुस्लिम लीग नून उस ऐसी तब्दीली का कोई हिस्सा नहीं होगी। बिकॉज ये तब्दीली भी जो है ये सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल तब्दीली से काम नहीं चलेगा। ये एक तब्दीली, इस पूरी पार्लियामेंट की तब्दीली की जो बात है वो एक ऐसी लगती है बात जो कि देखिए हमने मसले सॉल्व करने हैं ना, हमने पाकिस्तान को ये जो एक खाई में गिर रहा है हमने इससे बचाना है। जो हम 15 अरब रुपया रोज का कर्जा ले रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सारे अपने टेन्योर्स में, दोनों टेन्योर्स में लिए, उससे ज्यादा पीटीआई ने कर्जे ले लिए, और वो कर्जे लग किधर रहे हैं, वो कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं नजर आ रहा है। किस किस्म की चाहते हैं मोटरवेज बन जब रही आप हैं, कहते हैं जी, हाँ, जब आप कहते हैं कि जी शायद साहब भी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जी कंसेंसस गवर्नमेंट चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स आ जाएं, सारे स्टेक होल्डर आज़ साहब आप तो खुद स्पीकर कौमी असेंबली रह चुके हैं, अगर सारे स्टेक होल्डर्स आ जाएं तो एक खिचड़ी सी पक जाएगी। जहां इतनी बड़ी कोalition से संभाला नहीं गया तो कैसे ये सारी पार्टीज इकट्ठी हो सकती हैं? आप तो खुद समझते हैं कि कितना मुश्किल है हुकूमत को चलाना विद सो मेनी वेस्टेड इंटरेस्ट्स। नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि हम क्या चाह रहे हैं। हमने तो पहले दिन से ये कहा था ऑपोजिशन की जमातों ने कि ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, और अगर ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो हम तो ये कह रहे हैं पहले दिन से, मगर चूंकि सिस्टम को हम चाहते थे कि ये चले, सिस्टम डिसरप्ट ना हो, तो इसलिए हम लोग पार्लियामेंट में भी आए। नहीं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे कि बिल्कुल आप लोग ओथ ना लें, अभी जाने की जरूरत नहीं है, मगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का ख्याल था, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने कन्विंस किया कि नहीं, हम पार्लियामेंट में जाके इस फोरम को क्यों छोड़ें, यहाँ भी हम बैठ के तो अपनी आवाज उठाएंगे। मगर हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये दिस इज नॉट अ फेयर पार्लियामेंट, तो अब हम उसी बात पे अभी भी हैं कि दिस इज नॉट अ फेयर पार्लियामेंट। आपने अगर चाहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जो जीत जाए, पीटीआई जीतती है वो हुकूमत में आ जाए, पीपल्स पार्टी जीतती वो आ जाए, एमएमए जीतती है वो आ जाए, मुस्लिम लीग नून जीतती जो आ जाए, ताकि गवर्नेंस वो करें जिनके पास अथॉरिटी हो, गवर्नेंस वो करें जो कुछ डिलीवर कर सके, गवर्नेंस वो करें जिनके पास मैंडेट हो। जिनके दिलों में चोर होता है वो गवर्नेंस नहीं कर सकते, वो हर वक्त इनको यही फिक्र होती है कि यार मैं तो कंधों पे आया हूं या मैं बैसाखियों पे आया हूं, तो मैं तो किस तरह चलूंगा और मैं किस तरह गुजारा करूंगा। ये इस तरह नहीं हुकूमतें चलती। हुकूमतें बड़े एक ओपन माइंड के साथ चलेंगी और डेडिकेशन के साथ चलेंगी। क्योंकि आप मियां नवाज शरीफ साहब से बात भी करते रहे हैं, मेरा ख्याल है इस साल की शुरू में आप उनसे मिले भी। मियां नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? एक परसेप्शन है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब शायद इस चीज़ पे आमादा हो गए हैं कि पंजाब के अंदर से तब्दीली हमें मंजूर है और फिर हम सेंटर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ये एक परसेप्शन है और बड़े बाअसर हलकों के अंदर है। और एक ये भी परसेप्शन है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं और उनकी बेटी भी बिल्कुल खामोश हैं, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डील का ये हिस्सा है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले बिल्कुल खामोश रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो क्या मियां नवाज शरीफ कोई बयान देना पसंद करेंगे? क्या पाकिस्तान वापस आना पसंद करेंगे? और क्या अर्ली इलेक्शंस चाहेंगे या इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत अभी भी ठीक नहीं है। मेरी आखिरी बात हुई थी, उन्होंने मेहरबानी की थी, ईद वाले दिन मेरी बात हुई थी। हम लोगों की जो मियां साहब से बात हुई थी वो ज़्यादातर सेहत के हवाले से, और वो जनरल डिस्कशन हुई थी जो आखिरी मुलाकात हुई थी। और इस वक्त मुनासिब भी नहीं कि वो जिस अजियत से, सेहत की अजियत से गुजर रहे हैं, उनकी हार्ट सर्जरी भी एक्सपेक्टेड है, उनका जो प्रोसीजर होना है वो भी एक्सपेक्टेड है, कि हम उनको ज़्यादा इन चीज़ों में इंटेग्रल करें। आपने फिर ये कहा कि कोई डील हो रही है।
अगर डील हो रही होती तो क्या रायविंड के गेट के ऊपर वो चश्मा किया जाता नैब का नोटिस? अगर डील हुई होती तो क्या शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के नए से नए केसेस खुल रहे होते? अगर डील होती तो आज पीटीआई के मेंबरान जिनके के बेशुमार केसेस नैब के हैं उनको भी अरेस्ट किया होता जिस तरह मुस्लिम लीग नून वालों के किया था। आज वही हाल होता। अलीम खान का भी जो हमजा साहब के साथ हो रहा है कि 1 साल से ज्यादा वो जेल की सलाखों के पीछे हैं अलीम खान को, तो उन्होंने 90 दिन भी नहीं गुजारे। मगर फिर लोग ये भी पूछेंगे कि अगर डील होती तो मियां साहब खामोश क्यों हैं? नहीं, अगर डील होती तो सबसे पहले तो ये जो केसेस वगैरह पे जो इतनी तेजी हो रही थी जो इमरान खान साहब और नैब मिल के कर रहे हैं इनमें वो होती। जो कोई बोलता है उसको लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स का एक नोटिस इशू हो जाता है। तो ये जिस तरफ हालात जा रहे हैं ये आपके सामने ये डील वाले हालात नहीं है। और डील अगर होगी तो डील कभी ये चीजें छुपती नहीं है। मगर मेरी इतला यही है कि या मैं इल्म में नहीं है कि कोई ऐसी बात, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बातचीत चल रही है या कोई बातचीत है। और बातचीत इमरान खान साहब से डील क्या करें, वो अपनी पार्टी से डील नहीं कर सक रहे, वो हमसे क्या डील करेंगे? तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब यही चाहते हैं अर्ली इलेक्शंस? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब तो पहले भी ये कहते थे अब हो जाएं कि नहीं, उन्होंने मिड टर्म का तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मगर अगर हालात मुल्क के इतने खराब हो गए कि जो कंट्रोल में नहीं हो रहे तो फिर वे आउट क्या है? वे आउट यही है कि अगर ये पार्लियामेंट और ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकती तो फिर पाकिस्तान में फिर अर्ली इलेक्शन कराए जाए। यही एक रास्ता नजर आता है ना, और फेयर कराए जाए। मगर अर्ली इलेक्शंस के लिए आपको वो माहौल चाहिए और आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये भी हम आपसे पूछेंगे और हम आपसे ये भी पूछेंगे कि जो इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त हुकूमत है उनके इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कितनी कुर्बतें हैं, ये सब कुछ जनाब अयाज सादिक साहब से पूछेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ हैं कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर जनाब अयाज सादिक साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अयाज साहब, आपने ब्रेक से पहले कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद इलेक्शंस चाहते हों कि और किसी किस्म की तब्दीली नहीं चाहते, इलेक्शंस करें और फिर हमारी बारी आए। मगर अभी जो इस वक्त माहौल है उसके अंदर तो इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक तो कोरोना वबा से हम लड़ रहे हैं, माशी हालात भी मुल्क के बहुत ख़राब हैं। मुझे ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब की कितनी कुर्बतें हो गई हैं चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ? क्या उनकी आपस में बातचीत है? क्या उनके ज़रिए कोई आगे बात बढ़ सकती है? देखें, बातचीत तो हमारी सब जमातों से। मैं आपको अपना बता देता हूँ, मैं कौन हूँ। मैं मुस्लिम लीग नून का ही एक नुमाइंदा हूँ ना। मेरी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी राब्ता है, मेरा चौधरी शुजात साहब से भी राब्ता है, मेरा खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM साहब से भी राब्ता है, मेरा खालिद मक्सी जो वो हैं बाप पार्टी के उनसे भी राब्ता है, मेरा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और गौस बख्श महर साहब जो GDA के हैं उनसे भी राब्ता है। हम सियासतदान हैं, हम इमरान नियाजी साहब जैसे लोग नहीं हैं कि जो अपने इत्तेहादियों से भी राब्ता नहीं रखते। जब ज़रूरत पड़ती है, जब वोटिंग की बारी आती है तो वो मिलना शुरू कर देते हैं। सिर्फ चौधरी बरादरान के बारे में इसलिए पूछ रही हूँ A lot of water has gone under the bridge। बड़ी तलखियां थी मियां नवाज शरीफ साहब और चौधरी बरादरान के दरमियान, मगर हमने सुना है कि हाल ही में कुछ बर्फ पिघली है और बर्फ इसलिए पिघली है कि सियासी तौर पे उनको एक दूसरे की जरूरत है। मुझे तो ये पता है कि मेरा उनसे ताल्लुक है, मेरा राब्ता है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी और चौधरी शुजात साहब से। और मेरी पार्टी लीडरशिप ने कभी मना नहीं किया कि राब्ता ना रखें। और हम लोग मुझे ये नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब का है, बट हमारा ज़रूर। और हम कौन हैं? हम भी तो पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, मुस्लिम लीग नून को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। मुस्लिम लीग नून के लोग हैं और मेरे और भी कोलीग्स का उनसे वास्ता भी है और राब्ता भी है। जी अयाज साहब, चूँकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आप अभी बता भी रहे हैं कि आपके राब्ते भी हैं बाकी इत्तेहादियों से, मुझे ये बताइए कि आप जब कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली से मुराद ये भी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से ही कोई और वज़ीर आज़म आ सकता है, अगर मैं आपकी बात सही समझी हूँ तो अगर कोई और वज़ीर आज़म आ सकता है,
आपने तो सियासत बहुत देखी है, हु आर यू प्लेसिंग योर बेट्स ऑन? अंदर से कोई नहीं आ सकता, ये मेरी अपनी असेसमेंट है। और अगर कोई आ सकता है कैंडिडेट तो काफी होंगे, ये उन्होंने फैसला करना है कि आना है या नहीं आना। मगर मेरा नहीं ख्याल है आ सकता है। वो बेचारे ख्वाहिशात लेके रह जाएंगे, मगर मेरा नहीं ख्याल वो आ सकता है उनमें से। आपको लगता है कि ये असेंबलियां अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी? देखिए, मैं 2002 की असेंबली में आया तो तब भी लोग कहते थे कि जी बस अब अगले महीने ख़त्म हो रही है, मुशर्रफ साहब नाराज़ हैं, पीपल्स पार्टी थी, तब भी ये कहते थे। हम आए तो 2014 से हमारे ऊपर प्रेशर डलना शुरू हो गया, 2013 में इलेक्शन जीत के आए 2013 के बाद हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद बेशुमार काम हुए। इनको तो काम भी करने दिया जा रहा है, इनको तो डिसलॉज भी नहीं करने की कोशिश हो रही। इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? असेंबली जो है मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आती। अगर परफॉर्मेंस देखी जाए जिस तरफ ये जा रहे हैं, जिस जो अभी तक इनके 2 साल की जी कता कलामी माफ, परफॉर्मेंस को एक तरफ रख दें। हमने देखा है कि यहाँ पे हर कोई सिलेक्टर की तरफ ही देखता है। सेनेट इलेक्शंस में क्या हुआ वो सबके सामने है। इस वक्त जो है सब कह रहे हैं कि हम एक ही पेज के ऊपर हैं। जो अस्करी की आदत है और गैर अस्करी की आदत है वो सब एक ही पेज के ऊपर हैं। तो फिर सिलेक्टर तो नाराज नहीं है अपने सिलेक्टेड से। मुझे वो पेज तो दिखाएं, कौन सा पेज है जिसके ऊपर ये हैं। ये मुझे जो पीटीआई बार बार कहती है, वो अपने आप को रीअश्योर कराते हैं कि जी हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे। वो उनको छोड़ दें, अब उनको बदनाम करना छोड़ दें, आप अपनी बात करें। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनसीओसी, ये सब तमाम एक ही पेज के ऊपर है। इकट्ठे मिलके कोरोना वबा से लड़े, इकट्ठे मिलके माशी हालात से लड़े, हर जगह तो इकट्ठे हैं। इकट्ठे मिलके नहीं कर रहे, वो लड़ रहे हैं। ये तो पीछे ऑल्सो प्लेड वाली बात कर रहे हैं। नियाजी साहब एंड कंपनी तो ऑल्सो प्लेड वाली बात कर रहे हैं। आप अवाम की तरफ देख रहे हैं, मगर हम ये भी देखते हैं और आपने इस बात का इतराफ़ भी किया कि हम नहीं कोशिश कर रहे कि हम इस हुकूमत को गिरा दें। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ नहीं जा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते थे कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो 29 जून को बजट से पहले, पर ऐसा नहीं हो सका। और फिर उन्होंने पेशरफ भी की, जनाब शहबाज शरीफ साहब को दावत दी। वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता। चलें ठीक है, वो कोरोना वबा से मुतासर थे मगर उनसे बात भी कर सकते थे। अब सवाल ये है कि जो अपोजिशन है वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रही, वो भी सिलेक्टर की तरफ देख रही है। तो अगर ऐसा माहौल है मैं वसूख से कहता हूं ऑपोजिशन इज यूनाइटेड। ऑपोजिशन इकट्ठी मिलकर कर रही है, जो कुछ कर रही है, जो प्लानिंग कर रही है या जो लायामल बनाते हैं, ऑपोजिशन इज यूनाइटेड। बट अभी वो स्टेज आई नहीं ना कि ऑपोजिशन कोई ऐसा इकदाम उठाए जिसमें कि उनकी यूनिटी और ज्यादा फौज हो। या नजर आए आपको, हमारी बहुत अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप है, मुख्तलिफ सोच की जमातें हैं, मगर वर्किंग रिलेशनशिप हमारी बहुत अच्छी है। और अगर आप अपना अंदाज़ा लगाएं तो इत्तेहादियों में से सबसे पहले आपको क्या लगता है कि इनको अब कौन छोड़ेगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ होगी या एमक्यूएम होगी? आपने क्या कहा? इत्तेहादियों से सबसे पहले कौन छोड़ेगा उनको? जी जिसको इजाजत मिल गई। तो इसका मतलब यही है कि फिर इजाजत के ऊपर ही है, यानी कि हम अगले इलेक्शन का भी वेट करें। इजाजत उनकी जमात की सेंट्रल वर्किंग कमेटीज भी तो दे सकती हैं। तो वर्किंग कमेटीज उनको इजाजत देंगी। और जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं पीटीआई में, जिस दिन वो सोचेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सक रहे, उनके जिस दिन ज़मीर जाग गए, वो अभी तो एक जमात के साथ हैं, वो खड़े हुए हैं। जिस दिन उन्होंने ये देखा कि ये अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस दिन ये हुकूमत चली जाएगी और नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। जिस दिन वो लोग सोचेंगे कि इनसे काम नहीं चल रहा और मलबा सिर्फ इनके ऊपर नहीं पड़ रहा, मलबा हर एक के ऊपर पड़ रहा है, तो ये जिस दिन ये सब सोच लेंगे कि वो करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो ये चले जाएंगे।
मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है, मगर हाल ही में हमने देखा है कि किस तरह एनएफसी अवार्ड के ऊपर भी हुकूमत को शिकस्त हुई है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के जो करंट स्पीकर हैं असद कैसर, उनका क्या रोल रहा है ये भी पूछेंगे उसके प्रयाज सादिक साहब से। और एनएफसी अवार्ड के हवाले से जिसके तहत मेरा और आपका हेल्थ का, तालीम का बजट बनता है, उसके ऊपर क्या मुस्लिम लीग नून कटौती पे मानेगी, ये पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं जनाब अयाज सादिक साहब। अयाज साहब, ब्रेक से पहले मैंने ये बात की थी 18वीं तरमीम के हवाले से, फिर एनएफसी अवार्ड के हवाले से कटौती की बात हुई, हुकूमत ने एक बिल पेश किया, वो अपोजिशन ने डिफीट कर लिया, फिर उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम की भी बात की। जब आप भी कौमी असम्बली के स्पीकर थे तब भी ये बातें होती थी, तब भी ये क्या राइयाँ होती थी। क्या किसी भी सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एनएफसी अवार्ड की कटौती पे मानेगी कि नहीं? देखें, आपने ये बात की ना कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो रही है, तो दैट मीन्स दिस इज एन एडमिशन कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका फेलियर हुआ। ये पीपल्स पार्टी के ज़माने में और मुस्लिम लीग नून के ज़माने में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्यों नहीं जिक्र हुआ था, क्यों नहीं बात हुई थी? इफ़ यू रिमेंबर, तब तो पिछले ये 10 साल जो गुजरे थे पीपल्स पार्टी और नून के, तब तो सबको ये एक्सेप्टेबल था जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब क्यों बात हो रही प्रेसिडेंशियल की? ये एडमिट कर रहे हैं कि ये फेलियर हो गया है इस गवर्नमेंट का। दूसरा, आपने 18th अमेंडमेंट की बात की। देखिए, मैं वार्न करूंगा कि 18th अमेंडमेंट एक बहुत, सॉरी, ये बात क्लियर करने वाली है जो कि आप अच्छे तरीके से रूल्स को जानते हैं। क्या आसान होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर तब्दील करना सिस्टम को? जी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए 2/3 चाहिए आपको नेशनल असेंबली और सेनेट में, और 2/3 से के अलावा ये नहीं हो सकता। और फिर इतना बड़ा मेजर शिफ्ट एक वो करने, इतना बड़ा मेजर शिफ्ट एक सिस्टम में लाने के लिए आपको क्या ख्याल है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट में नहीं है या वो साइड पे बैठी, उनको भी बीच में नहीं लेना पड़ेगा? आपने अगर सिस्टम चेंज करना है तो हर एक को बिठाना पड़ेगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें बैठने का तैयार है सिवाय पीटीआई के। और पीटीआई इज एडमिटिंग देयर फेलियर बाय सेइंग कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म बेहतर होगा। 18वीं तरमीम को आप हाथ नहीं लगा सकते जब तक आप लोग सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के इसके ऊपर को कंसेंसस, पहले तो ये करें कि क्या हमने इसको विजिट करना है या नहीं करना, पहले तो इस पे कंसेंसस हो। अगर इस पे भी कंसेंसस नहीं होता तो आगे ये बात नहीं चल सकती कि 18वीं तरमीम को दें। मैं याद रखिएगा कि ये छोटे सूबे जो हैं वो इससे डिप्राइव्ड फील करेंगे। दे आर हैप्पी विद दिस 18th अमेंडमेंट। ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली है तो इसको छेड़ना जो है कोई ये अक्लमंदी की बात नहीं होगी। और ये जो गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स वगैरह जो देती है ना, ये हवाई स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ खबरों में आने के लिए जो लोग देते हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं, ना हमारी इनसे कोई बातचीत है ऑपोजिशन की इस इशू के ऊपर, ना कोई डिस्कशन है, ना कोई ऐसी चीज है। सो एनएफसी को भी कंसेंसस से आपको लगता है कि तरमीम हो सकती है 18वीं तरमीम पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हो सकती। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर किसी चीज, हाँ कोई इशू है जहां आप सोचते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट करनी है, आप वो डिस्कस कर सकते हैं कि जी इसमें हमने इंप्रूवमेंट करनी है, या और अगर वो सब एग्री करें। आखिरी सवाल आपसे याद साहब, अभी हाल ही में मियां जवेद साहब आपके जो कॉलीग हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने चौधरी निसार साहब को सहूलतकार कहा और कहा कि वो अंडरमाइन कर रहे थे हमारी हुकूमत को। फिर हम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं तो आज वो रहमान मलिक साहब के इतने करीब नहीं हैं, शायद उनको एक ओन अप भी नहीं करते हैं। तो हम क्या समझें कि इस मुल्क के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है क्या वो सियासी जमातों के हाथ में नहीं होती? मैं इसका आपको क्या जवाब दूं कि अगर किसी, देखें मैं तो एक बड़ी सिंपली एक चीज में बिलीव करता हूं और मेरा ख्याल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी है, वो खामोश रहते हैं, वो किसी पे ऑब्जेक्ट नहीं करते। और हमें भी ये करना चाहिए। किसी एक अपने ऑनरेबल कोलीग के बारे में वो जो अब नहीं है वहाँ, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, ये बातें करना को मुनासिब नहीं। रहमान मलिक साहब पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं और वो वहाँ रहें। मुझे नहीं पता कि वो पार्टी से दूर हैं या करीब हैं, बट ही इज़ अ सेनेटर ऑल्सो। और ये लोगों के बारे में कॉमेंट्स करना ये गैर मुनासिब है।
इस वक्त स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर हैं, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स कई लोगों के जारी किए, कई मेंबरान के जारी नहीं किए, जिसके अंदर राना सनाउल्लाह, मोहसिन दावड़ और अली वजीर हैं। आप समझते हैं कि इससे रिजेंटमेंट बढ़ती है और उनको करने चाहिए थे? देखें, मैं तो बड़ा क्लियर हूं, उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती होंगी इमरान खान साहब से मत करो। अगर ये प्रोडक्शन ऑर्डर कर लें और अगर प्रोडक्शन ऑर्डर पे आने देते तो कौन सी आफत आ जानी थी? 5 मिनट 10 मिनट किसी ने बात करनी थी, कर लें। प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है, बहुत अच्छे इंसान है स्पीकर साहब, मगर प्रॉब्लम यह है कि उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस कंट्रोल कर रहा है, उनको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जाता। और अगर खान साहब अपने पर्सनल अटैक्स के ऊपर सोचते हैं कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक क्यों हुआ, मुझे सिलेक्टेड क्यों कहा या मुझे और कोई कहा, तो उनको ये सोचना चाहिए वो किस किस को क्या कुछ कहते रहे, मगर आगे से जवाब तो नहीं आता था। लोग सुन के उसको हवा में उड़ा देते थे। इमरान साहब को, नियाजी साहब को जरा हौसला करना चाहिए और स्पीकर साहब को डायरेक्ट करना बंद कर दें, स्पीकर साहब को इंडिपेंडेंटली काम करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अयाज सादिक साहब। बड़े अरसे के बाद पहला इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने उन तमाम अफवाहों की नफ़ी की जो ये कह रही थी कि वो ख़ुद उनका नाम आ रहा है बतौर वज़ीर आज़म अगर तब्दीली आई। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी भी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर वो चाहते हैं तो वो इलेक्शंस चाहते हैं और उनका फोकस इस वक्त इलेक्शंस के ऊपर होगा। बहुत बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज सादिक साहब, आपने हमें इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत की। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।